सृष्टि के आदि से लेकर अब तक नारी शक्ति का बार बार चमत्कार देखने को मिला है। जब जब अधर्म ने धर्म को, अन्याय ने न्याय को और असत्य ने सत्य को पराभूत करने का प्रयत्न किया, तब तब ही नारी शक्ति ने आगे बढ़कर धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा की है। उसी के कारण नारी पूजनीय रही है। भारत की दास्ता को खत्म करने में नारी शक्ति का चमत्कार स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। प्रस्तुत श्रृंखला में ऐसी ही वीरांगनाओं और विदुषियों के जीवन का चित्रण है। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी ही कहानी मैडम कामा। मैडम कामा उन दिनों फ्रांस में थीं। धनाभाव के कारण बड़ा कष्ट झेल रही थीं। एक दिन उनके एक परिचित ने उनके पास जाकर कहा, आप तो संपन्न घराने की हैं, फिर इस तरह विदेशों में क्यों कष्टों की आग में जल रही हैं? मैडम कामा ने उत्तर दिया, आप जिसे कष्ट समझ रहे हैं, मैं उसे कष्ट नहीं समझती, मैं उसे सुख समझती हूँ, क्योंकि उसके मूल में देश प्रेम और देशभक्ति है। ऐसे दृढ़ और सुंदर विचार थे मैडम कामा के। भारत की स्वतंत्रता की कहानी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो वह है जिसमें भारत के सपूत स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का अवलंबन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, और दूसरे भाग में अहिंसा के मानने वाले हैं। मैडम कामा प्रथम भाग के क्रांतिकारियों में से थीं। वे महान क्रांतिकारिणी थीं। यद्यपि वे न तो गिरफ्तार हुईं और न उन्हें कारागार का दंड ही भोगना पड़ा, पर उन्होंने विदेश में स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहन करते हुए जो प्रयत्न किए थे, उनका मूल्य जेल की सेवाओं से कम नहीं आंका जा सकता। उनके देश प्रेम और उनकी देशभक्ति ने स्वतंत्रता के इतिहास में उन्हें अमर बना दिया है। मैडम कामा का जन्म बम्बई में हुआ था। उनके पिता सोहराबजी फ्रामजी पटेल एक सुप्रसिद्ध व्यापारी थे। वे बड़े ही उदार और देश प्रेमी थे। उनकी मां सुशिक्षिता और ऊंचे विचारों की थीं। मैडम कामा का पालन पोषण बड़े प्यार के साथ हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका विवाह एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी के.आर. कामा के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात मैडम कामा का स्वास्थ्य कुछ खराब रहने लगा। कुछ दिनों तक उनकी चिकित्सा बम्बई में हुई। जब कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो सन 1902 में चिकित्सा के लिए वे यूरोप चली गईं। उन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की यात्रा की। वे अपनी इस यात्रा में कई ऐसे भारतीयों के संपर्क में आईं जो उन दिनों वहां रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उन भारतीयों के जीवन का कामा के हृदय पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उनसे प्रभावित होकर वे भी देशभक्ति के मार्ग पर चलने लगी। उधर भारत में अंग्रेजों का दमन चक्र जोरों से चल रहा था। सन 1905 में बंगाल के बंटवारे को लेकर क्रांति की आग जल उठी थी। अंग्रेज बंगाली युवकों को फांसी पर चढ़ाकर उस आग को बड़ी कठोरता के साथ बुझा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि सारे भारत में क्रांति की आग जल उठी। साथ ही अंग्रेजों का दमन चक्र भी सारे भारत में फैल गया। सन 1908 में बहुत से युवकों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। सैकड़ों युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अंडमान भेज दिया गया। कामा ने इन सभी घटनाओं को बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना। उनके हृदय पर इन घटनाओं का बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने उन भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया जो उन दिनों यहाँ पर रह रहे थे। वे फिर भारत लौटकर नहीं आईं। वे यूरोप में ही रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगीं। कामा यदि चाहती तो बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर सकती थीं। उनके पति बहुत धनी व्यापारी थे, पर उन्होंने सुखी दाम्पत्य जीवन को तिलांजलि देकर कांटों भरे रास्ते को चुना। उन्होंने उन लोगों को अपना साथी बनाया जो विदेशों में भूख प्यास से लड़ रहे थे और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। कामा के सिर पर सदा तलवार लटकती रहती थी। गिरफ्तारी का सदैव भय बना रहता था। गुप्तचर सदा पीछे लगे रहते थे, पर कामा को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने आप को भारत माँ के चरणों पर न्यौछावर कर दिया। वे बड़ी वीरता और धैर्य के साथ कठिन से कठिन दुखों को झेलती हुई महाक्रांति के मार्ग पर अग्रसर होने लगी। मैडम कामा ने इंग्लैंड, रूस, मिस्र, जर्मनी और आयरलैंड के क्रांतिकारियों के साथ अपना संबंध स्थापित किया। उन्होंने फ्रांस में रहकर भारत के क्रांतिकारियों के पास हथियार भेजे। हथियार खिलौनों की पेटियों में बड़ी होशियारी के साथ छिपाकर भेजे जाते थे। उन्होंने ऐसे भारतीयों के लिए एक छात्रवृत्ति भी स्थापित की
जो विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए तैयार हों। सन 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय स्पेशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। कामा ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बड़ा ओजस्वी और मार्मिक भाषण भी दिया था। उन्होंने अपने भाषण में बड़े ही हृदय द्रावक शब्दों में भारत की गरीबी का चित्रण किया था। भाषण के पश्चात मैडम कामा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, जो हरे, पीले और लाल रंग का था तथा जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह पहला अवसर था जब भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया था। तिरंगे झंडे की कल्पना सर्वप्रथम कामा के ही मस्तिष्क में उत्पन्न हुई थी और उन्हीं के द्वारा वह पहली बार फहराया भी गया था। इसी दृष्टि से कामा के जीवन को अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज जिस तिरंगे झंडे को गौरव प्राप्त है वह कामा के ही मस्तिष्क की उपज है। कॉन्फ्रेंस के पश्चात कामा ने अपना यह नियम बना लिया था कि वे जहां भी भाषण करने जाती थीं, तिरंगे झंडे को अवश्य फहराया करती थीं। उनके ही कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में तिरंगे झंडे को ख्याति प्राप्त हुई थी। इन्हीं दिनों पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। दादा भाई नौरोजी पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए खड़े हुए थे। कामा ने इंग्लैंड जाकर उनके पक्ष में प्रचार किया, बहुत सी सभाओं में भाषण दिए। फलस्वरूप नौरोजी को विजय प्राप्त हुई थी। इन्हीं दिनों कामा अमेरिका भी गईं। उन्होंने अमेरिका में कई भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषण में भारत की गरीबी का चित्र तो खींचा ही, साथ ही अंग्रेजों के अत्याचारों का भी वर्णन किया। उनके भाषणों का अमेरिकन जनता पर अधिक प्रभाव पड़ा और अमेरिकन जनता भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में सोचने लगी, विचार करने लगी। कामा अमेरिका से लंदन गईं। उन्होंने सन 1908 में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। उस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा था, हम हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख चाहे जो भी हों, पर हम सब भारतीय हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और मिल जाना चाहिए। कामा ने अपनी विज्ञप्ति विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पास भेजी। उनका एकता में दृढ़ विश्वास था। वे कहा करती थी, हमें हर प्रकार से अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। यदि हम अंग्रेजी सरकार की नौकरी न करें तो भारत में अंग्रेजों का राज्य करना कठिन हो जाएगा। मैडम कामा बड़े ऊंचे विचारों की थी। वे अपने देश का कल्याण तो चाहती ही थी, संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण भी चाहती थी। वे कहा करती थी, वह दिन कब आएगा जब मैं कहूंगी संसार के सभी लोग मेरे ही कुटुंब के हैं, पर उस दिन के आने के पूर्व मैं चाहूंगी कि संसार के सभी परतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएं। कामा की विज्ञप्तियों, भाषणों और पर्चों से भारत सरकार सजग हो उठी। उसने उनकी विज्ञप्ति को भारत आने पर रोक लगा दी। जो भी डाक समुद्री मार्ग से आती थी उसकी बड़ी छानबीन की जाती थी। फिर भी कामा के पार्सल और चिट्ठियां पांडिचेरी पहुंचती रहीं। अंग्रेज सरकार को जब यह पता लगा तो वह और कुपित हो उठी। उसने कामा को फरार घोषित करके उनकी 1 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। अंग्रेज सरकार को इतने भर से ही संतोष नहीं हुआ। वह फ्रांस की सरकार पर दबाव डालने लगी कि कामा को वहां ना ही रहने दिया जाए। कामा स्थायी रूप से फ्रांस में ही रहती थी। अंग्रेज सरकार के दबाव का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। फ्रांस की सरकार सजग उठी, पर उसने अपने देश से कामा को बाहर नहीं निकाला। कामा फ्रांस में ही रहकर भारत में क्रांति के लिए प्रयत्न करती रहीं। सन 1914 में उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे फ्रांस में रहकर अंग्रेजी सरकार को उलटने का षड्यंत्र कर रही हैं। अंग्रेजों के दबाव के कारण फ्रांसीसी सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि वे प्रतिदिन संध्या समय पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी दिया करें। विवश होकर कामा को फ्रांस की सरकार का ये हुक्म मानना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें फ्रांस में रहकर स्वतंत्रता के लिए अलख जगाना था। उन दिनों अमेरिका से कई भाषाओं में गदर छपता था। कामा ने गदर की बहुत सी प्रतियां गुजराती में छापी और उन्हें भारत के क्रांतिकारियों के पास भेजा। उनमें क्रांतिकारियों को विप्लव के लिए प्रोत्साहित किया गया था। कामा ने रूसी क्रांतिकारियों से अपना संबंध स्थापित किया था। समाजवाद की प्रेरणा उन्होंने रूसी क्रांति से ही ली थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उन्हीं के प्रयत्नों से समाजवादियों की संस्था स्थापित हो गई थी। वे भारत में भी समाजवादी शासन चाहती थी। वे कहा करती थीं, जब तक गरीबों और मजदूरों में जागरण पैदा नहीं किया जाएगा, भारत में अंग्रेजों का शासन बना रहेगा। अतः आवश्यक है कि मालिकों और मजदूरों को एक धरातल पर लाया जाए। कामा ने एक पत्र भी निकाला था जिसका नाम वंदे मातरम था।
वंदे मातरम कई भाषाओं में छपता था। उसकी बहुत सी प्रतियां भारत भेजी जाती थीं। कामा स्वयं वंदे मातरम का संपादन करती थी। उन्होंने एक अंक में लिखा था, हमें पहले हबशियों की श्रेणी में रखा जाता था, पर आज हमें क्रांति के कारण रूसियों और आयरिशों की श्रेणी में रखा जा रहा है। वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा और हम संसार के बड़े से बड़े देश की श्रेणी में रखे जाएंगे। कामा ने रूसी लेखक गोर्की से भी संबंध स्थापित किया, जो धीरे धीरे प्रगाढ़ हो गया। गोर्की के अनुरोध पर उन्होंने भारतीय नारियों पर एक लेख भी लिखा था, जो गोर्की के पत्र में प्रकाशित हुआ था। कामा रूसी साहित्य से बहुत प्रभावित थीं। वे बहुत बड़ी संख्या में रूसी साहित्य भारत भेजा करती थीं। वे चाहती थीं कि भारत में भी रूस की तरह क्रांति हो और अंग्रेजों के राज्य की जगह मजदूरों का राज्य स्थापित हो। कामा दिन रात काम में लगी रहती थीं। उन्हें अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं थी। उनके पास अब धन भी नहीं रह गया था। भारत के जो क्रांतिकारी और देशभक्त नेता पेरिस जाया करते थे, वे कामा के ही पास ठहरते थे। कामा उनकी हर प्रकार से सहायता किया करती थीं। परिणाम यह हुआ कि वे अर्थाभाव की आग में जलने लगीं। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। वे बीमार पड़ गईं। उनकी कठिन बीमारी ने भारत के नेताओं को चिंतित कर दिया। भारत के नेताओं ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला कि कामा को अब भारत आने दिया जाए। आखिर अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। उसने बीमार कामा से प्रतिबंध हटा दिया। सन 1936 में कामा लौट करके भारत आईं। जनता ने हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया, पर थोड़े ही दिनों पश्चात वह हर्ष आंसुओं में बदल गया। सन 1936 में ही कामा का स्वर्गवास हो गया। भारत के जन जन के हृदय में वे इस समय भी विद्यमान हैं। उनकी देशभक्ति ने उन्हें अमर बना दिया है। यह कहानियाँ आप तक पहुँचाने में हमारा अथक परिश्रम लगा है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं तथा कमेंट अवश्य करें। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई विशेष कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें बताएं।